जय हिंद दर्शकों। कल हमने व्यंजन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें 4 क्लासिफिकेशन पढ़े थे। आज जो 5वां क्लासिफिकेशन है व्यंजन का और आखिरी क्लासिफिकेशन है, अंतिम वर्गीकरण है 5वां। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 8 भेद होते हैं और ये 3 बार प्रश्न पूछा गया है व्यापम में। कुल मिला के इसमें ना सन की बिल्कुल झड़ी लगी हुई है, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न का उत्तर ना यहीं से मिलेगा हमको। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 8 भेद हैं, ये कई बार पेपर में पूछा हुआ है। तो देखिए, स्पर्शी व्यंजन ऐसे व्यंजन ना जिसमें संघर्षी की मात्रा बिल्कुल नहीं हो। क्योंकि हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में दांत, मुंह, ओठ, नाक, नासिका किसी न किसी का योगदान रहता है जिनके उच्चारण में। स्पर्शी में जिसमें संघर्ष बिल्कुल ना हो, यानी सिर्फ चौथे चौथे इसमें क्या किया है ना, जितने भी वर्ण है ना सबको, जैसे हम लोग अंग को भी रखते थे क वर्ग में पूरा, है ना, स्पर्श व्यंजन में कखा गघ अंगा रखते थे, चछा जझा इया रखते थे, पूरा रखते थे। लेकिन इसमें क्या किया है, अलग कर दिया है उनको। 5वें अक्षर को जो पंचमाक्षर है, चूंकि वो नाक से उच्चारित होते हैं, तो इनमें सबको बिल्कुल अलग अलग भागों में बांट दिया है। तो स्पर्शी में कुल, देखिए, स्पर्श व्यंजन अलग, स्पर्शी व्यंजन अलग, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। स्पर्शी व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें से स्पर्श व्यंजनों से अगर संघर्षी व्यंजन को हटा देते हैं। कौन से वाले? ये वाले संघर्षी वाले, ये वाले संघर्षी नहीं, अभी चर्चा करते हैं इनके बारे में भी। स्पर्शी में सिर्फ अंगा को हटा देना है और चछा जझा को हटा देना है। चछा जझा इया वाली लाइन यद्यपि स्पर्शी है, लेकिन उनको बोलने में थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। देखिए, जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो वो च बहुत अच्छे से नहीं बोल पाता है ना, वो च को ता बोलता है। जैसे चाचा बुलवाना हो उसको, तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यद्यपि वो स्पर्शी है लेकिन संघर्षी भी है, तो उस वाले जो पार्ट को है स्पर्शी संघर्षी में ही डाल दिया है, वही 4 लाइन वाली 4 लेटर जो है, 4 वर्ण जो है। तो स्पर्शी में क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध और प फ ब भ, यानी कुल 16 स्पर्शी व्यंजन की संख्या है और 25 स्पर्श व्यंजन की संख्या है, ये याद रखेंगे। संघर्षी, ये हमने कल भी क्लास में पढ़ा था कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं जिसको बोलने में हमको संघर्ष करना पड़ता है। श, श, स, ह, मतलब बड़े आराम से इनको नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। स्पर्शी संघर्षी का क्या मतलब है? स्पर्शी तो है, मतलब ओठ, दांत, नाक, मूर्धा, ये सब उससे तो उच्चारित होंगे, लेकिन साथ में संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो चछा जझा वाले जो है स्पर्शी संघर्षी में आ जाएंगे। हर वर्ग का 5वां जो अक्षर है, पंचमाक्षर, वो पूरा नासिक के व्यंजन हो जाएगा। यानी अंगा, या, अड़ा, न और म, ये 5 जो है नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। अर्धस्वर देख लीजिए, आपने पढ़ा है ना, या और वा, हमने अर्धस्वर में इसकी चर्चा कर ली है। क्यों अर्धस्वर क्यों है? क्योंकि ई और अ से मिलके बनता है ना, इसलिए स्वर भी है लेकिन है व्यंजन, इसलिए इसको अर्धस्वर में डाल दिया। उ और अ, उआ, उ अ, उआ, 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 है ना, ई या, तो ऐसा बन रहा है ना, तो इसलिए ये अर्धस्वर में आ गए कि मतलब स्वर से बने हैं और हैं व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित, बड़े अच्छे से प्रैक्टिकल समझिएगा। लुंठित या प्रकंपित कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसको बोलने में ना अपना जो वोकल कार्ड है, स्वर यंत्री है ना, कांपे, वाइब्रेशन करे। कैसा वाइब्रेशन? कैसा मतलब, जैसे मान लीजिए वाइब्रेशन जीभ या स्वर यंत्री या जीभ हमारी वाइब्रेशन करती कैसी है। जैसे हमको बोलना होता है र, तो कौन सा वाला वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकली समझिएगा। जब आदमी बोलता है ना र, जैसे गुर्र, तो र, ये जो वाइब्रेशन है ना जीभ का र, ये वाली वाइब्रेशन कहलाती है प्रकंपित या लुंठित। ठीक बात ना, मतलब र बोलने पे हमको वाइब्रेशन होता है। पार्श्विक का मतलब होता है जब हमारी जीभ फोल्ड हो जाए, क्रीम रोल जैसी बिल्कुल फोल्ड हो जाए और हवा पार्श्व मतलब उसके बगल से निकल जाए। जैसे ला बोलते हैं ना, तो जीभ बिल्कुल फोल्ड हो जाती है। पार्श्व का मतलब होता है पीछे से, है ना। जैसे लता मंगेशकर जो है वो पार्श्व गायिका थी, मतलब लैटरल। पार्श्व गायिका मतलब पर्दे पे कुछ और चलता रहता था और वो पीछे से गाती थी, तो पार्श्व गायिका का ये मतलब था। तो पार्श्विक उसी शब्द से बना है। तो ल का मतलब है बगल से हवा निकल जाए, पीछे से हवा निकल जाए और जीभ एकदम रोल हो जाए ऐसा, और साइड से ला, तो ये हो गया पार्श्विक। और द्विगुण या उच्छिप्त, उच्छिप्त का मतलब फेंका हुआ, द्विगुण का मतलब दूसरे से गुण लिया हुआ। तो इसकी चर्चा तो हमने कर ही ली है लड़का और पढ़ाई वाले में,
इस सेशन में हमने इसको देख लिया था। व्यंजन का जो क्लासिफिकेशन है वो खत्म हो गया है। इसके बाद कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो पेपर में बार बार पूछ लिए जाते हैं या हर जगह इनका सही सलूशन नहीं मिलता है। एक है वर्ष व्यंजन। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इनसे खूब प्रश्न बनते हैं। वर्ष व्यंजन का मतलब क्या है? जैसे हमारे मुंह में, तालू में एक बारीक बारीक लाइन होती है, ठीक है, कटक रहती है। कहां पे कटक रहती है? जहां पे आप बोलो ना बोलो तो हमारा जो तालू है ना, तालू का जो स्लोप है, ढलान जो मूर्धा की ओर जाता है, तो तालू जो है हमारा, जैसे ला बोलते हैं तो जहां पे जीभ टच होती है ना, वहां पे बारीक बारीक लाइन है, उसी बारीक बारीक लाइन को ही वर्ष कहा जाता है या कटक कहा जाता है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वो बारीक बारीक लाइन जीभ टच करती है उसे ही वर्ष ध्वनियां कहती हैं। और वो 4 ध्वनियां हैं, हमको याद रहेगा बिल्कुल। नलसज, एक ही बार में याद कर लीजिए। न, ला, सा, जा। सा और जा में जीभ बहुत कम टच होती है लेकिन स्पर्श होती है। ना और ला में तो एकदम स्पष्ट आपको पता ही चल जाएगा। तो याद रखेंगे वर्ष ध्वनियां या वर्ष व्यंजन नलसज हैं, ठीक, याद रहेगा ये। जो अगली बात है, देखिए जल्दी जल्दी इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और चूंकि हमको वर्णमाला का A to Z पार्ट भी फिनिश करना है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन मेरा मेन फोकस सिर्फ पढ़ाने का है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे रिसोर्सेज हमारे अच्छे होते जाएंगे, तो इसको हम और अच्छे से इसकी क्वालिटी सुधार लेंगे। एक और है अलजिह्वीय वर्ण। देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अलजिह्वीय वर्ण क्या है? अलजिह्वा क्या है? देखो प्रैक्टिकल हर बात में समझेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। अलजिह्वा होती है, देखो वो हमारे मुख में लास्ट में एक छोटी सी नहीं जीभ है, घंटी जैसी, जिसमें टॉन्सिल हो जाती है। तो वो वाली जो है ना, एकदम छोटी सी वो लास्ट में छोटी सी लटकती रहती है, वो जीभ के अंत में है ना, घंटी टाइप की वो छोटी सी, उससे ही बोलते हैं अलजिह्वा, मतलब छोटी वाली जिह्वा, ठीक। तो जितने भी वो अरबी फारसी वाले या नुक्ता वाले जो शब्द रहते हैं ना, जैसे ग के ऊपर वो थोड़ा सा लगा दिया जाता है, ग के ऊपर लगा दिया जाता है, ग के ऊपर लगा दिया जाता है, ज के ऊपर लगा दिया जाता है, ख पे ऊपर लगा दिया जाता है ना, फ के ऊपर लगा दिया जाता है। तो ये जो नुक्ता लगा दिया जाता है ना, तो इनका उच्चारण अलजिह्वा के माध्यम से होता है। जैसे बोलने वाले से गजल, गार्गलिंग करता है आदमी ना, तो गार्गलिंग करते समय वो वही वाले, इसलिए तो आदमी बोलता है गरारे करो, मतलब ग का उच्चारण कीजिए आप। तो ग का उच्चारण इसलिए तो बोलता है क्योंकि गजल, तो वो ग पे उसी घंटी के कारण जो है, उस घंटी के प्रभाव के कारण ये ध्वनियां उच्चारित होती हैं। तो इसको बोला जाता है अलजिह्वीय वर्ण। आमतौर पर ये गजल वगैरह में खूब इस्तेमाल होती हैं, इनके जो अल्फाज रहते हैं, ठीक। तो अलजिह्वी हमारा पूरा हो गया है। हमारा जो मेन टॉपिक था आज का वो बलाघात था। देखिएगा, अच्छे समझिएगा। बलाघात में भोला प्रसाद तिवारी जी ने 4 प्रकार के बलाघात बताए हैं। एक ही बार में समझिएगा, 4 प्रकार के कौन कौन से बताए होंगे भाई? जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा क्या होता है? ध्वनि। फिर उसके बाद क्या आता है? अक्षर आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? तीसरा शब्द। और फिर इसके बाद क्या आता है? चौथा, सबसे बड़ा यानी वाक्य। बढ़िया क्लासिफिकेशन है ये तो, क्योंकि एकदम छोटे से एकदम बड़ा तक। लेकिन नॉर्मली अगर पूछा जाता है कि बलाघात कितने प्रकार का है, तो आपको 3 मारना है, ठीक। कौन कौन सा? ध्वनि, अक्षर और शब्द। इन्हें ही स्वराघात भी कहते हैं, ठीक। ध्वनि को स्वराघात भी कहते हैं। तो ध्वनि, अक्षर और शब्द, यही जो 3 है ये मेन है, ठीक। वाक्य बलाघात में चौथा वाला जो है ये भोला प्रसाद तिवारी जी के अनुसार क्लासिफिकेशन है। बाकी अगर सिंपली पूछेगा तो आपको 3 मारना है। अब देखिएगा, एक बार में ही पूरा चारों एक साथ समझ लेते हैं। बलाघात का मतलब क्या है? बलाघात का मतलब है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी शब्द विशेष में या वाक्य विशेष में या अक्षर विशेष में बल दे देते हैं ना, जोर दे देते हैं, तो उसका अर्थ बदल जाता है। बड़े अच्छे से समझिएगा प्रैक्टिकल इसको।
जैसे अब इसमें ध्वनि बोला है, तो ध्वनि हमेशा स्वर की लेना है हमको। जैसे मान लीजिए पूछा है कबीर में, देखिएगा कबीर में ध्वनि बलाघात बताइए, तो जो सबसे बड़ी स्वर की मात्रा होगी वो ध्वनि बलाघात होगी। तो सबसे बड़ी ध्वनि बलाघात इसमें कौन सी हो जाएगी? बड़ी की। आमतौर पे ऐसा होगा कि स्वर की हमेशा आपको पकड़ना किससे है? स्वर की मात्रा बताना है। तो मतलब इसमें ध्वनि बलाघात क्या होगा? बड़ी ई। मान लीजिए पूछ लिया आपसे कि आम, इसमें ध्वनि बलाघात बताइए। अमूमन आपसे बड़ी ई की मात्रा या बड़ा आ से ही ध्वनि बलाघात पूछा जाता है, ठीक ना। आम जैसे दे दिया है, तो आम में ध्वनि बलाघात बताना है, तो 3 से ज्यादा लेटर का आपसे पूछा नहीं जाएगा। आम पूछा गया तो इसमें बड़ा आ ध्वनि बलाघात है, ठीक ना। बड़ा आ की मात्रा, मतलब आपको मात्रा बतानी है सिर्फ। अब मैं कोई भी पूछ ली, मान लीजिए कबीर की जगह रहीम बोल दिया, रहीम में ध्वनि बलाघात बताइए। सर सबसे बड़ी स्वर की मात्रा बड़ी ई, तो सर रहीम में, ठीक। अब मैंने पूछा कुमार में बताइए, तो सर कुमार में आपको मात्रा कौन सी पकड़नी है? या तो बड़ा आ की या तो बड़ी ई की। अब कुमार का मैंने पूछा, तो कुमार में सबसे बड़ी मात्रा कौन सी होगी? कु तो छोटा वाला लगा है, मां में बड़ा आ की मात्रा है, तो सबसे बड़ी मात्रा कौन सी है? कुमार में मां की बड़ा आ की मात्रा, तो बड़ा आ ध्वनि बलाघात है। अब इसी तरह मान लीजिए अक्षर बलाघात पूछता, तो कबीर में अक्षर बलाघात क्या है? तो कबीर में बड़ा बी, ये जो बी लिखा है ये अक्षर बलाघात है, और बड़ा ई ध्वनि बलाघात है, ठीक। रहीम में अक्षर बलाघात बताइए, तो सर रहीम में ही अक्षर बलाघात है, ठीक। मैंने बोला, मान लीजिए मैंने बोला राजा, तो इसमें समझिएगा बात को मेरी, मैंने बोला राजा, तो ऐसी कतई कोई बात नहीं है कि राजा बोला तो एक ही बलाघात होगा। भाई इसमें दोनों बलाघात है। मैंने बोला, मान लीजिए एक ऐसे मेरे दिमाग में आगा रमैया, मैंने बोला रमैया, तो इसमें अगर मान लीजिए पूछता है कि ध्वनि बलाघात बताइए, तो ध्वनि बलाघात तो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है रमैया, ठीक। तो मैं में ऐ की मात्रा यानी ध्वनि बलाघात सर ये भी है, और ध्वनि बलाघात में बड़ा आ की मात्रा ये वाली, तो ये और ये दोनों ही ध्वनि बलाघात हैं। और अक्षर बलाघात पूछा जाएगा तो मैं और या दोनों ही अक्षर बलाघात हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि एक ही बलाघात हो सकता है, 2 बलाघात भी हो सकते हैं, ठीक ना। एक मुख्य बलाघात हो जाता है, एक गौण बलाघात हो जाता है, हमारे उतना काम का नहीं है कि हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ध्वनि बलाघात मैंने बोला कि कबीर, तो ध्वनि बलाघात बड़ा ई, अक्षर बलाघात बी। अब मान लीजिए शब्द बलाघात क्या है? किसी शब्द पे हम ज्यादा जोर दे दें तो उसका अर्थ बदल जाए। जैसे मान लीजिए एक सामान्य सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि एक बार मैं गया, मान लीजिए रूम देखने गया, समझिएगा शब्द बलाघात यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने मकान मालिक से बोला कि मुझे खिड़की वाला कमरा दिखा दीजिए, मुझे रेंट पे चाहिए रूम, मुझे एक खिड़की वाला कमरा दिखा दीजिए। तो उसने बोला ठीक है चलिए, तो उसने दिखाया। तो मतलब मैंने क्या उससे बोला था? मुझे एक खिड़की वाला रूम दिखा दीजिए, मतलब जिसमें खूब सारी खिड़कियां हो। तो वो ले गया, उसमें 4-5 खिड़की थी। अब उसने रेंट बताया कि सर इसका 10,000 है। अब मेरे पास तो उतनी क्षमता थी नहीं कि मैं उसको 10,000 दे देता। तो मैं अपनी बात को कैसे घुमाया, चूंकि मुझे रूम लेना नहीं है अब, तो मैं उसको क्या बोला, मुझे पहले मैंने बोला था मैंने उससे पहले बोला कि मुझे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए, मतलब ऐसा कमरा जिसमें खिड़की हो। फिर मैंने उससे बोला मुझे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए। मैंने एक खिड़की में जोर दे दिया तो भावार्थ बदल गया। मतलब हर शब्द पे ना जोर दे देने पे बोला भाई साहब आपने तो बोला था कि मुझे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए, मुझे एक खिड़की वाला कमरा चाहिए। फिर मैंने बोला मुझे
एक खिड़की वाला कमरा चाहिए। मैंने एक खिड़की में जोर दिया तो अर्थ ही बदल गया। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा प्रैक्टिकली समझिएगा कि ये बलाघात है क्या। पिताजी ने आज मुझे पैसे दिए। अब इसी में देखिएगा मैं हर शब्द में अलग अलग बल डालूंगा तो अर्थ बदल जाएगा। पहली बात मैं पिताजी पे बल दे रहा हूं, बलाघात लगा रहा हूं पिताजी पे। पिताजी ने आज पैसे दिए और किसी ने नहीं दिए। पिताजी ने आज पैसे दिए मतलब और किसी ने नहीं दिए, पिताजी ने दिए। अब दूसरी बार मैं आज पे बलाघात लगा रहा हूं। पिताजी ने आज मुझे पैसे दिए, इसका मतलब और किसी दिन नहीं, आज। पिताजी ने आज मुझे पैसे दिए, फिर बात अर्थ बदल गया। फिर मैंने इस बार मुझे पे जोर लगाया। पिताजी ने आज मुझे पैसे दिए मतलब पहले कभी नहीं देते थे, ठीक। पिताजी ने आज मुझे पैसे दिए मतलब मुझे और किसी को नहीं। इस बार मैं पैसे पे लगा देता हूं। पिताजी ने आज मुझे पैसे दिए मतलब पहले पैसे नहीं देते थे, पहले मिठाई वगैरह लाते थे। तो पिताजी ने आज मुझे पैसे दिए, ठीक। तो हर शब्द पे अलग अलग जो है बल लगाने पे उसका भावार्थ परिवर्तन हो जाता है। वाक्य परिवर्तन मतलब पूरे वाक्य में ही जोर दे दो, तो अगर पूरे वाक्य में ही हम जोर लगा दे तो उसको वाक्य बलाघात हो जाता है। अगर मेरी बात नहीं सुनते हो, पढ़ाई नहीं करते हो तो दफा हो जाओ मेरे नजरों के सामने से। तो ये पूरे वाक्य में मैंने बलाघात दे दिया। इसका मतलब है, इसका भाव क्या निकलेगा। मैंने ऐसे सिंपल बोल दिया कि दफा हो जाओ मेरे पास से, तो मतलब सिंपल। और अगर बल दे दिया दफा हो जाओ, किनारे हो जाओ मेरे सामने से, तो इसका मतलब डांट, ठीक ना। तो बलाघात ये होता है। देखिए ये चीजें नेट पे भी आप सर्च करोगे ना कि बलाघात टाइप करोगे इंग्लिश में, कभी टाइप करना तो देगा बालाघाट मध्य प्रदेश का एक जिला है। वो बोलने लगता है ना विकिपीडिया वाला, तो वही बताएगा बालाघाट मध्य प्रदेश का एक जिला है, यहाँ ये आगे बोलने लगेगा वो, ठीक। बालाघाट क्लियर हो गया। अगला है संगम। आप तो मेरा लेक्चर लेने के बाद सीधे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से फंसा रहेगा A to Z। संगम का मतलब होता है विराम। जब कभी दो ध्वनियों के बीच जितना विराम लेना चाहिए था ना, अगर उतना विराम न लिया जाए तो भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे विराम लेना चाहिए जितना, उतना मैंने विराम नहीं लिया तो भी अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक शब्द मैंने ये लिखा, दूसरा शब्द लिखा संगम का जब क्या होता है ना, जैसे जब दो नदियां मिलती हैं, जब दो नदियों का पानी एक पास में आता है तो थोड़ा पॉज की स्थिति हो जाती है, थोड़ा सा रुकती है ना भाई। कोई भी चीज दो टकराएगी, थोड़ी देर के लिए जो पॉज होता है, थोड़ी देर के लिए जो रुकता है ना, उसको ही बोलते हैं संगम। बोलता है आदमी ना मैं संगम नहाने जा रहा हूं, तो संगम में जब दो तीन नदियों का पानी एक जगह मिलेगा, जिस पॉइंट पे मिलता है थोड़ा सा विराम होता है, उसी का लेना देना या उसी से इसका संबंध है। तो जब हम शब्दों या वाक्यों में बोलते समय जितना विराम लेना चाहिए उतना विराम नहीं लेते हैं, तब भी अर्थ का परिवर्तन, भावार्थ का परिवर्तन हो जाता है। सही भावार्थ संप्रेषित नहीं हो पाता है। बलाघात में भी यही होता है, संगम में भी यही होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला पूजा घर में दीपक जला दो, तो इसका मतलब एक कोई ऐसी मंदिर है जहां पे हमको दीपक जलाने के लिए कहा जा रहा है। फिर मैंने बोला, थोड़ा सा विराम ले लिया और बोला पूजा घर में दीपक जला दो, दोनों का अर्थ बदल गया, ठीक। दोनों में एक में दे दिया पूजा घर में दीपक जला दो, और एक बार मैंने बोला पूजा घर में दीपक जला दो। दोनों का विराम अगर मैंने सही नहीं लिया तो वहां पे अर्थ बदल जाता है। जैसे मैंने बोला आज स्कूल को बंद रखा गया है, अगर मैं विराम नहीं लूंगा तो अर्थ देखिएगा क्या होगा, गलत जगह विराम ले लूं,
आज स्कूल को बंदर खा गया है, तो भाव अलग हो गया ना। आज स्कूल को बंदर खा गया है, जबकि बोलना चाहिए बंदर खा गया, नहीं बंद रखा गया। ठीक, जैसे मान लीजिए बोलना है तुम्हारे, बोलना था, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया तो बोल दिया तुम हारे, मतलब मैं जीता, ऐसा हो जाएगा ना। नफीस, नफीस ना फीस, मतलब फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें फीस ना हो। ठीक, जैसे सिरका, सिरका मतलब विनेगर होता है, लेकिन हमने ब्रेक ले लिया, सिर का मतलब हेड से उसका संबंध हो गया। तो कहने का मतलब संगम का मतलब विराम, जहां विराम लेना चाहिए ना उतना विराम अगर नहीं लिया जाता है ना तो भी जो है भावार्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिएगा आज का जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, अनुतान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझिएगा। अनुतान का मतलब देखिए, भाव संप्रेषण के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। एक सही जगह बलाघात, दूसरा सही जगह संगम, और तीसरा सही अनुतान। मतलब अनुतान का मतलब क्या है? अनुतान का मतलब होता है उतार चढ़ाव, मतलब सुर लहर, कितना उतार होना चाहिए, कितना चढ़ाव होना चाहिए बोलने का। जब हम पढ़ते हैं कोई वाक्य ना तो उसका एक अनुतान होता है, निश्चित पिच में हम बोलते हैं। अगर ऊपर नीचे कर देते हैं तो उसका भाव अलग हो जाता है, उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए, एक समझिएगा, मैंने बोला सामान्य, मैंने बोला मोदी जी आ गए, सामान्य बोला, सामान्य अर्थ निकला। अब देखिएगा मैं इसमें उतार चढ़ाव करता हूं, देखिएगा अर्थ कैसे बदलता है। मैंने बोला मोदी जी आ गए हैं, मतलब सामान्य बात है कि मोदी जी कहीं से आ रहे हैं, ठीक है, आ गए वो। फिर मैंने उतार चढ़ाव में बोलूंगा मोदी जी आ गए, मतलब क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, है ना। मोदी जी आ गए, हाँ हाँ आ गए। मैंने सिंपल बोला मोदी जी आ गए, एक अर्थ निकला। दूसरा, फिर मैंने बोला मोदी जी आ गए, इसका दूसरा अर्थ निकला। अब तीसरा अर्थ देखिएगा, मोदी जी आ गए मतलब खुशी की कोई बात है इसमें, है ना। पापा जी आ गए, प्रश्नवाचक, पापा जी आ गए, सिंपल बात, पापा जी आ गए मतलब खुशी वाली बात। तो भाव परिवर्तन ना सुर लहर पे ही होता है। आप देखो ना, घर में आप लोगों को जैसे डांट मिलती है ना, मान लीजिए कोई, मैंने आपको बात समझाई, सिंपल बात थी, तो आपने बोला अच्छा ठीक है, मतलब, है ना। अब इसी में देखिए कैसा सुर लहर आदमी पैदा कर रहा है। अच्छा, 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 तो मतलब इसी को ना आप अलग अलग तरीके से बोलेंगे तो अलग अलग अर्थ निकलेगा। अच्छा, 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 तो देख रहे हैं ना, एक बार मतलब आपको जैसे मान लीजिए कोई चीज मना करनी है, पापा जी आज मैं 5,000 रुपए का जूता ले आऊंगा। अच्छा जी, अच्छा, पापा जी 5,000 का जूता ले आऊंगा, अच्छा ठीक है। पापा जी 5,000 का जूता ले लूं, अच्छा, वाह भाई, है ना। तो अलग अलग सुर लहर, अलग अलग उतार चढ़ाव पे भी भावार्थ का परिवर्तन होता है। बालाघात, अनुतान और संगम हमको अच्छे से पढ़ना है, इसका प्रश्न पूछा जाता है। कल की क्लास में वर्णमाला हम खत्म कर देंगे, कल अंतिम चैप्टर होगा वर्णमाला का। हम रोज एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे और कोशिश करेंगे कि पटवारी के पहले पहले जो है आपका सिलेबस पूरा भी हो जाए। ठीक, सबको नमस्कार, सबको जय हिंद।